नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 27 महीने के बाद जेल से बाहर निकल आए हैं। सीतापुर जेल की सलाखों से आजम खान बाहर निकले तो उनका वेलकम प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव ने किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर आजम की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन सीतापुर जेल से बाहर आजम खान के कंधे पर शिवपाल हाथ रखे नजर आए, जबकि सपा के बड़े नेता नदारद रहे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि आजम खान आगे अपनी सियासी पारी सपा के साथ बरकरार रखेंगे या फिर नहीं, राजनीतिक राह तलाशेंगे। शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल के बाहर आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। शिवपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग समाजवादी हैं और हमेशा नेताजी से हम लोगों ने सीखा है सुख और दुख के साथ रहना, और कहीं पर भी सुख दुख में अगर साथी संकट में है। आजम खान की सियासी ताकत से सभी वाकिफ़ हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। न सिर्फ रामपुर बल्कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स पर आजम की मजबूत पकड़ है। मुस्लिमों के बीच सपा के सियासी आधार बढ़ाने में आजम खान की भूमिका रही है, और यही वजह है कि शिवपाल यादव से लेकर कांग्रेस और बसपा तक ने आजम खान पर डोरे डाल रखे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती का आजम खान के जेल में बंद रहने के दौरान आजम के मामले को उठाना कुछ सियासी अटकलों को हवा देता है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम खान परिवार से मुलाकात की थी और अपने परिवार के पुराने रिश्तों की दुहाई दी थी। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जेल जाकर आजम से मुलाकात कर उन्हें साधने का दांव चला था। आजम खान की बगावत से अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि वो सपा के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं। सपा के साथ उन्हें जोड़े रखने में चुनौती होगी, लेकिन आजम खान अगर सपा से अलग होने का कदम उठाते हैं तो बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स सपा से किनारा कर सकते हैं। ऐसे में गेंद अब आजम खान के पाले में है और देखना होगा कि आजम खान आखिर किस जाजम पर बैठते हैं। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हूँ। इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि। महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था, और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ़ करने को तैयार नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ, तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल आनंद बीजेपी से, नगेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, सर्वेश्वर पाठक वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। नगेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों में लगातार खाई बढ़ती जा रही है, और इस खाई को बढ़ाने का काम
कोई और नहीं कर रहा है, उसमें सबसे बेहतर काम कर रहे हैं शिवपाल यादव। क्या लगता है आपको कि जो खाई है और जो उनके बयान हैं, जब ये बात उनसे पूछी गई कि चर्चा करेंगे अखिलेश यादव से, तो कोई फ़ोन वोन आया तो उन्होंने कहा कि 3.5 साल से फ़ोन चलाना ही भूल गया हूँ, और बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि उम्मीदें बरकरार हैं या कुछ और कोई जाजम आजम के लिए बिछाए बैठा है और आजम भूल चुके हैं समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान साहब, और खास तौर से जो इतने पूरा बड़े नेता हैं कि कोई लेने नहीं पहुंचा उन्हें, बड़ा नेता, इतने बड़े नेता हैं। मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। त्रिशूल जी, आपने अपना प्रश्न किया है तो बड़ी संजीदगी से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और उनका पार्टी में पूरा सम्मान है। और इस संकट के समय में तमाम पार्टी जो भी परिस्थितियां रही हैं उनके साथ रही है। जहां तक आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रश्न किया है, पूरी तरह से कानूनी पहलुओं को लेकर या कोरोना काल में जब उनको बाहरी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आई, उस समय में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी थी, और कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले कल भी खड़ी रहेगी। जहां तक निजी संबंधों की बात है, इस तरह का कोई प्रमाणिक रूप से और सार्वजनिक मंच के माध्यम से न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कोई बयान दिया है और न ही माननीय आजम खान साहब ने कोई बयान दिया है। तो लिहाजा मैं समझता हूं जो ये तलखी और इस तरह की जो कवायद लोग लगाए बैठे हैं या मीडिया में एक चर्चा है, वह एक, मैं समझता हूं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। तो जब ये एक काल्पनिक प्रश्न है तो इसका उत्तर तार्किक स्वतः ही नहीं हो सकता। तो पार्टी के साथ हैं और पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में उसका योगदान है। इस बात को लेकर माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और अंतिम पायदान पर जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, वह इस बात को जानता है, समझता है। तो नगेंद्र जी, फिर क्यों कहना पड़ा उनके पीए को कि दरी बिछाएगा अब्दुल, वोट देगा अब्दुल और जेल जाएगा अब्दुल? क्यों कहना पड़ा? कोई तो पीड़ा रही होगी उनके मन में, देखो कोई तो पीड़ा रही होगी। वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत बयान को पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता। यह जो उन्होंने अपने ख्यालात रखे होंगे, यह उनका निजी बयान रहा होगा, और इस पर भी मीडिया में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं यही कहना चाहूंगा इस स्थिति में कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान साहब के साथ है और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ है। राहुल आनंद जी, आजम खान इसलिए खफा हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुसलमान का इस्तेमाल वोट के लिए कर लिया, लेकिन जब आजम खान पर दुख टूट कर पड़ा तो दुख भी अब ये पूछने लगा है कि बता कहाँ से उठूँ आजम खान से। और शायद यही पीड़ा है कि बार बार उंगली उठाकर जब भी देखते हैं तो सिर्फ अपनी तरफ उंगली करते हैं और कहते हैं कि हमें तो अपनों ने तबाह किया है। बार बार यही कहते हैं। आखिर इतनी पीड़ा के पीछे का राज क्या है? देखिए त्रिशूल जी, इस चर्चे की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बात मेरे शिक्षक ने बताई थी, और वो बताया था कबूतर और बिल्ली की कहानी, जिसमें कबूतर जब भी बाहर निकलना चाहता था और बिल्ली जब हुआ करती थी तो कबूतर को डर होता था कि बिल्ली मुझे मार कर खा जाएगी, और चूंकि बिल्ली को वो स्वादिष्ट लगता था, तो कबूतर ने क्या किया कि अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोच लिया कि मैं सामने देख ही नहीं रहा हूँ, इसका मतलब बिल्ली वहां बैठी ही नहीं है। ठीक वही चीज है आजम खान जी की स्थिति में। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है और जहां तक उन्होंने जो भी अपना कमिटमेंट किया है, जो भी अपना कमेंट किया है मीडिया के सामने, तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि कभी एक नंबर भले सीएम
अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, लेकिन सुपर सीएम का रोल अदा करने वाले आजम खान ही जी होते थे। और यही नहीं, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे, अगर आरोप की मैं बताना शुरू करूं तो हो सकता है कि समय हमारे पास कम पड़े, लेकिन फिर भी मैं कम शब्दों में ही बताना चाहूंगा आपको कि उनको भू माफिया घोषित किया गया, जवाहर यूनिवर्सिटी को जबरदस्ती जमीन कब्जे की गई। यही नहीं, किसानों पे भी आरोप लगे कि अगर तुम जमीन नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा। और जितने भी जो एक सच्चाई की जीत की बात कही जा रही थी मीडिया के अंदर, तो मैं जरा बताना चाहूंगा और आपके ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा उन तथ्यों पे कि आजम खान जी जिस विधानसभा से आते हैं सीतापुर, वहां पे अगर देखें तो वहां पे उन्हीं के विधानसभा के एक रफीक है जिनके ऊपर आरोप लगे थे और उनके ऊपर 2 केस हुए थे, धारा 389 और धारा 4111 के अंतर्गत। यही नहीं, मोहम्मद यासीन जो रामपुर के आलियागढ़ गांव के हैं, उन सबसे जबरदस्ती जमीन ली गई थी। ये सारा चीज संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेने वाले लोग कर रहे थे। तो जब समय ने परिवर्तन लिया, और यही नहीं, जब आजम खान जी भी खुद अपने मुख से भी इस बात का वर्णन कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मजबूत आदमी हूं, मुझे तोड़ने और झुकाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्होंने एक स्कूल का एफिलिएशन तक करा लिया, और कोर्ट ने उनको जमानत जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्लीन चिट दे दिया है। और जो चाचा भतीजे की जो लड़ाई है खास करके, वो रह कर सामने आ रही है। हमारे बड़े भाई नागेंद्र भाई साहब कुछ भी बात कर ले, जितने भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि हर कोई तुष्टीकरण की राजनीति में लगा हुआ है, और जो एक वोट बैंक को जो देखते हैं, उस वोट बैंक की तरफ अपने आप का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। नेताजी जरूर सम्माननीय है, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए, हमने बीजेपी से सवाल किया राहुल आनंद से आजम खान के बारे में, और उन्होंने सियासत के उस शेर की कहानी जोड़ दी दड़बों से। बताइए क्या कहें इस बात को, बताइए क्या कहें इस बात को कि सियासत का शेर है, ठीक है, शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन दड़बों से कहानी जोड़ दी, बिल्ली और कबूतर से कहानी जोड़ दी। देखिए, राहुल जी का अपना बयान है और उन्होंने सही बात बोली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजम खान ठीक है, संस्थापक सदस्यों में थे समाजवादी पार्टी के, केवल एक आजम खान ही नहीं थे, त्रिशूल जी, शिवपाल सिंह यादव जी भी थे, और उसके बाद आगे जो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ा, उसमें कभी ठाकुर साहब हमारे अमर सिंह जी भी आया करते थे, लेकिन बाकी के लोगों का क्या हाल किया अखिलेश यादव ने, किस तरह उन्हें हाशिए पे धकेल दिया, यह भी किसी से छुपा नहीं है। रही बात आजम खान के लिए, तो आजम खान अब समाजवादी पार्टी के लिए एक बोझ बन चुके हैं। अब देखिए, उनपे इतने आरोप है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, वो कोई जमानत पे रिहा हुए हैं, कल जमानत रद्द हो जाए कोर्ट से तो फिर वापस वो जेल जाएंगे। वो कोई बरी नहीं हुए हैं किसी भी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर के तहत 142 जो ये होता है उसके तहत उनको जमानत दी है। और देखिए, ये क्या विडंबना है भारत वर्ष में त्रिशूल जी, कि जो जितना बड़ा अपराधी, जितना रसूख हो उसकी, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, बड़े बड़े लॉयर कर लेता है, जिसकी एक दिन की फीस लाखों में होती है, और अंतोगत्वा वो जमानत पे रिहा हो जाता है, और उसके बाद जब निकलता है तो कहता है विक्ट्री हुई है। तो मतलब भारत के न्यायिक व्यवस्था पे भी ये प्रश्न चिन्ह है त्रिशूल जी। आप देखिए, लालू यादव कन्विक्ट हुआ, वो भी जेल गया, लेकिन अभी वो भी जमानत पे है। एक ऐसा पॉलिटिशियन बता दीजिए, इवन फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर लीजिए, जो अपनी पूरी की पूरी जेल की सजा भुगत के आया हो। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था भी लचर हो गई है। जो जितना बड़ा पॉलिटिशियन अगर खान बाहर आए तब से हुई है क्या जी? आजम खान बाहर आए तब से हुई है क्या? किशोर जी, मैं आजम खान से बाहर, मैंने आपको लालू यादव का भी कहा, उधर आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी देखिए, डेक्कन हेराल्ड केस में। छोड़िए, देखिए सर्वेश्वर जी, हम बात कर रहे हैं आजम खान की उपयोगिता वर्तमान राजनीति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश में कितनी है, क्या है और किसके लिए है। सबसे बड़ा सवाल ये है।
जी हाँ, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं वही बता रहा हूँ ना कि आजम खान अब जैसा कि मेरा कैलकुलेशन है और जो मैं देख रहा हूँ, देखिए बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान 3 लोगों का नाम बहुत चलिए मैं आपका जवाब लूंगा, चलिए मैं आपका जवाब लूंगा सर्वेश्वर पाठक जी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश्वर पाठक जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आजम खान की उपयोगिता कितनी है, क्या है और किसके किसके लिए है? सवाल ये है सबसे बड़ा। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए और जैसा कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद जो कहा, मतलब एक कहते हैं हम तो डूबे, मतलब जो कहा कि हमें अपनों ने ले डूबा है, तो उनका इशारा अपने उनके कौन थे? समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य में थे और समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे वो चुनाव भी लड़े हैं और अभी एमएलए हैं, तो उनका सीधा सीधा इशारा अपनी पार्टी की ओर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, कोई नेता किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है तो उसमें उस पार्टी का भी उस नेता में का मतलब एक वर्चस्व बनाने में योगदान होता है। आज अगर आजम खान मान लीजिए यूपी की राजनीति में या तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ मिलते हैं या कांग्रेस के साथ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कद भी घटेंगे। जरूरी नहीं है कि उनका वही मतलब वर्चस्व बना रहे, क्योंकि कोई पार्टी किसी लीडर के मतलब कोई लीडर किसी पार्टी के साथ होती है तो उसका वर्चस्व कभी कभी उसमें डिफरेंट वे में बना रहता है, रादर देन या तो अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ के की, ममता बनर्जी वो अच्छी पारी खेल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए, उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आजम खान जी को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था MY फैक्टर से काम करता था, यादव प्लस मुस्लिम, और अगर आज आजम खान जी अगर बाहर जाते हैं तो उसका आंशिक, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, आंशिक असर समाजवादी पार्टी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक रहा है आजम खान का। बिल्कुल ठीक है। नागेंद्र सिंह जी, क्यों खफा हैं इतने? और खफा की हद हो गई है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण से मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, शिवपाल यादव से मिलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलते हैं और तबीयत खराब होने की बात कहते हैं, और अभी भी बाहर आने के बाद भी लगातार खफा हैं। नहीं, आप के प्रश्न में ही मेरा इसका उत्तर है। आप ये कह रहे हैं कि तबीयत खराब होने की बात कहते हैं, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि उनकी तबीयत खराब थी? हम इसलिए नहीं मानते ना, हम इसलिए नहीं मानते कि बाकी सब लोगों से मिल रहे थे। अब ये थोड़ी हम इसलिए नहीं मानते कि बाकी सब लोगों से मिल रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले। त्रिशूल जी, हाँ, जब जिस दिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया तो उनकी तबीयत नासाज थी। नहीं, आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला नागेंद्र जी? वो आजम खान साहब ने अपने बयान में कहा है। बस उस बयान को सच मान रहे हैं? अगर उसी बयान को सच मान रहे हैं तो उनने तो बहुत सारी बातें बोली हैं, उनको भी सच मान लीजिए। उन्होंने तो ये भी बोला है कि हमें अपनों ने तबाह किया है, उनको भी सच मान लीजिए। मैं उस बिंदु का भी सिलसिलेवार जवाब दूंगा। हाँ, जैसे ही उनकी 812 दिन के बाद रिहाई होती है सीतापुर जेल से, तो वो किस स्थान पर जाकर समाजवादी पार्टी के लोगों से और अपने शुभचिंतकों से मिलते हैं, तो वह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुप्ता जी का ही आवास है। तो वहां तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलते हैं। तो ये भी तो लोगों को सोचना चाहिए। अगर पार्टी से उनकी नाराजगी होती तो वो समाजवादी पार्टी के समर्थकों से, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के यहाँ जाके लोगों से क्यों मिलते? अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो ये तबाही है कि मंजर में, इस तबाही के मंजर में अपनों का हाथ है। तो अपनों के हाथ से तात्पर्य ये है
कि कुछ लोग जो उनके समर्थक रहे होंगे सत्ता परिवर्तन के साथ, क्योंकि विपक्ष में रहने का जो हौसला होता है वो हर व्यक्ति में नहीं होता, आप लोगों को ये भी समझनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने, कुछ समर्थक रहे होंगे, साथ के लोग रहे होंगे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से शासन कर रही है पिछले अपने कार्यकाल में, इस बार में भी, तो लोगों को दबाव में लेकर उनका यूज कर लिया गया होगा। और जो अभी उनकी अंतरिम जमानत है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, जो 142 धारा का प्रोविजन है, विशेष अधिकारी क्षेत्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उनको जब जमानत दी गई है या जमानत के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, पता है नगेंद्र जी, नगेंद्र जी पता है आप किस कपड़े को रफू कर रहे हैं जो 100 जगह से फट चुका है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं उसमें सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या थी? उसमें ये टिप्पणी थी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो आजम खान साहब हैं, उन पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, आप उस तथ्य पे भी जाइए। हम न्यायालय की निष्पक्षता में पूरी तरह से एतबार करते हैं कि न्यायालय ने 142 का प्रयोग करते हुए, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं नगेंद्र जी, हम पूछ रहे हैं न्यायालय की बात क्यों बता रहे हैं, वो तो जान लेंगे वकीलों से, उसके लिए तो वकील को जोड़ लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से हैं आप, आपसे आजम खान की शिवपाल यादव की खींचातानी चल रही है और शिवपाल यादव उनको मार्ग भटका के कहीं और ले जा सकते हैं, और ये बात आपको अच्छी तरह पता है। और उन्होंने, उनका एक संदेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये भरोसा दिलवा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान का गलत इस्तेमाल किया, वोट के लिए इस्तेमाल किया, और बीजेपी को कतई ज़रूरत नहीं है आजम खान की। और फिर भी आजम खान के अंदर इतनी जो कहीं ना कहीं एक उनके पास एक है कि उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट बना रखा है पॉलिटिकल, तो अब जो स्टेप है वो समाजवादी पार्टी के लिए कितना घातक होने वाला है आप समझ रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यही है। अब आप न्यायालय का मत बताइए, न्यायालय का हम जान लेंगे वकील। तो मैं कह रहा हूँ ना, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी कल भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है और कल भी रहेगी। वो कल भी पार्टी के साथ है, आज भी पार्टी के साथ है और कल भी पार्टी के साथ रहेंगे। शिवपाल यादव है, उनके साथ शिवपाल यादव है, उनके साथ प्रमोद कृष्णम है, उनके साथ तमाम नेता हैं। समाजवादी पार्टी नहीं है और उन्होंने नकार दिया है बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को, और बार बार आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भूमिकाओं में खड़ा कर रहे हैं जिसको आप समझ नहीं सकते, और आप उस कपड़े को रफू कर रहे हैं जो 100 जगह से फट चुका है। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आजम खान को समाजवादी पार्टी पे भरोसा कैसे होगा? बिल्कुल होगा, पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बड़े नेता के प्रति जो दायित्व बनता है उसका पूरी तरह से निर्वहन किया है। आप कैसे कह रहे हैं, अभी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े हैं। अगर उनकी पार्टी से नाराजगी होती तो वो क्यों चुनाव लड़ते? मतलब किसी इतने बड़े आप कह रहे हैं वरिष्ठ नेता हैं और उनको चुनाव लड़वा के आप एहसान जता रहे हैं? ऐसा नहीं जता रहा, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी के वो नेता है। सुनेंगे कोई आजम खान को सुनवाएगा इस रिकॉर्डिंग को? आजम खान को बताएगा कि डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे टिकट दिया था उन्हें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आजम खान के लिए? बताइए। जी वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। चलो, अब ये तो आपने ये तो बिल्कुल देखते थे, करते थे, होगा, ये सब कर दिया। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। आप सोच लीजिए, अच्छा सवाल, अच्छा जवाब सोच लीजिए। राहुल आनंद जी, देखिए बीजेपी को तो कोई ज़रूरत है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, और जहाँ तक सबको पता है, लेकिन बीजेपी तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, किसी का भी कहाँ क्या उपयोग कर ले पता नहीं। लेकिन वो जो बार बार सवाल उठा रहे हैं अपनों पे, और क्या लगता है आपको, तो कोई चुनावी फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। लेकिन मुसलमान को तो एक बात हो रही होगी, जो कहीं आजम खान में आस्था रखता है, जो आजम खान को अपना लीडर मानता है, कि भाई मुसलमानों के वोट का गलत इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने कर लिया है। ये मैसेज कहीं ना कहीं निकल के बाहर आ रहा है। देखिए त्रिशूल साहब, चर्चा की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी जिसमें मैंने कहा था कि तुष्टीकरण वाली बात, और हर वक्त चर्चा की शुरुआत में तो आपने दड़बे से जोड़ दिया था सियासत के शेर को। हाँ, चर्चा की शुरुआत तो आपने दड़बे से जोड़ दिया था उनको, आजम खान को।
ठीक है, आप भी कर देते हैं कलाबाजियाँ। बीजेपी वालों को तो महारत हो चुकी है इसमें कलाबाजियाँ खाने में। ठीक है, बताइए। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं तो तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सम्मानित जनता को बताने के लिए। खैर, अभी जो आपने सवाल किया, मैं बस यही बताना चाहूंगा कि देखिए, हर वक्त लोग इसको एक वोट बैंक की तरह देखते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर दो तरह के लोग हैं जो एक रोल मॉडल मानते हैं टीपू सुल्तान को, औरंगजेब को, और आपको बख्तियारपुर खिलजी को, और एक ऐसा है जिसको उम्मीद होती है देश के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम चर्चा करें समाजवादी पार्टी के लिए, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण किया और उनको खुला छोड़ दिया। शायद आजम खान जी को ये एक्सपेक्टेशन रहा होगा और उनके बियॉन्ड के एक्सपेक्टेशन चले गए कि उनको लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमें नहीं जाने देंगे, कैसे भी धरना प्रदर्शन करके हमें रोका जाएगा। लेकिन एक बात जनाब लाजमी भी होता है कि इंसान ताकत होता है, वक्त ताकत है, और वक्त की जब घड़ी जब घूमती है तो हेकड़ी निकल जाती है। और आजम खान जी को उस वक्त खुला छोड़ दिया गया था। चलिए ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मेरा सवाल जो आपसे था राहुल आनंद जी, वो ये है कि बीजेपी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं, देश के सारे नेताओं के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए, उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं। आजम खान आ गए तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी कोई संभावना नहीं है, और दूसरी एक बात ये है कि जो मीडिया के वर्ग में जो बातें, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो बस एक माहौल बनाने के लिए चर्चा चलती है, लेकिन इससे सत्यापन इसका कहीं कोई बोध नहीं है। और तीसरी बात अगर मैं करूं इस पहलू के ऊपर, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो अब तक जो जितनी चीजें हमने देखी या जितनी चीजें शख्स को उनके सामने प्रस्तुत किया गया, इससे यही समझ में आता है कि आजम खान की अब समाजवादी पार्टी की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस एक जो सेंटिमेंटल जो बात जो वो कर रहे हैं, वो सेंटिमेंटल बात कर रहे हैं अपने बातों को भुनाने के लिए, क्योंकि आरोप इतने संगीन उनके ऊपर लग चुके हैं कि आज नहीं तो कल फिर उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये जो हम लोग एक बात कर रहे थे कि जो उनको अरे सलाखों के पीछे तो जाने कौन कौन जाने वाला था, शुभेंदु अधिकारी और जाने कौन कौन, लेकिन आपके घर आ गए तो कहाँ चले गए? फिर तो आपके घर में ही रह गए ना। देखिए, मैं आप भी तो थोड़ा देख लिया कीजिए राहुल जी। देखिए, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते फिर लौट मुझी में आते। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आप कहीं भी कुछ गलत करते हैं और अपने प्रदेश को खास करके जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, एक समय एक खौफ हुआ करता था, आज वो खौफ देखने को नहीं मिलता है। आज 2017 के बाद ठीक है, वो ठीक है, पता है सरकार बदल गई और बिल्कुल एकदम मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, बहुत सीधा सा सवाल है, जवाब सीधा दे देना, घुमा फिरा के मत देना, बिल्कुल, है ना? ठीक है, आप भी मत करना नागेंद्र सिंह जी की तरह कि 100 जगह से फटे हुए कपड़े को रफू करो। सीधा सवाल है, सीधा जवाब देना कि बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के दरवाजे में आजम खान आ गए अंदर, तब क्या होगा ये बताइए आप। डिफेंस मत खेलना, स्पष्ट बता देना पत्रकार की तरह। जी, देखिए कृष्ण जी, मुझे कहीं दूर दूर तक ये संभावना नजर नहीं आ रही है। ये बात देखिए, मिशन आजम खान जो है, मिशन आजम खान जो चला है अभी, हर एक जिस तरीके से अभी जो हालिया चुनाव हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और मुस्लिम का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को गया कि ये बीजेपी को हरा देगी पार्टी, तो सारा मुस्लिम इसी पार्टी को वोट दे, वो वैसे भी कुछ नहीं कर सका। और बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी को घेरती आई है आजम खान के नाम को लेके,
अतीक अहमद के नाम को लेके, अंसारी के नाम को लेके, और बाबा का जो बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है, इन्हीं माफियाओं पे बुलडोजर चला के नाम पड़ा है। तो मुझे कहीं भविष्य में कोई संभावना नजर नहीं आती। और अगर बीजेपी ऐसी करेगी कि आजम खान को शामिल कर लेगी तो बीजेपी का भी पतन शुरू हो जाएगा उस दिन से। रही बात दूसरी ओर त्रिशूल जी, जो मैं कह रहा हूँ मिशन आजम खान, तो उसकी संभावना बहुत है। देखिए आजम खान की नाराजगी क्यों है अखिलेश यादव जी से, कि वो मात्र जेल में उनसे मिलने एक बार गए। अब देखिए वो जेल में बंद हैं और वो पार्टी के मुखिया है, अरे सुप्रीमो सर, है। जेल में मिलने नहीं गए, बहुत सारी बातें हुई हैं, आप बताइए उन बातों को सर्वेश्वर जी। ये भी पता चला कि कपड़ों से बदबू आती है, जाने क्या क्या कह दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे सारी बातों को? देखिए वो बात अलग है, जो हुई वो हुई। तो यही तो लेकिन चोट मैं पहुंची जो आजम दूसरी खान को, बात- यही तो चोट पहुंची आजम खान को। आजम खान जो कह दरी रहा है, बिछाएगा अब्दुल, दरी बिछाएगा अब्दुल, वोट देगा अब्दुल और जेल जाएगा अब्दुल। यही तो चोट पहुंची आजम खान को। देखिए चोट पहुंचने, अगर आप अपने कारणों से जेल में बंद है, जब आप सत्ता में थे तो उस अहंकार में चूर होके बड़े बड़े कृत्य करते गए और ये समझे कि आप ही स्वयंभू हैं, आपके आगे कुछ नहीं है। न प्रदेश की शासन उसको आपका कुछ कर सकती, न प्रशासन कर सकती, सब आपके मुट्ठी में है। याद करिए त्रिशूल जी, ये वही आजम खान है जो यूपीएससी क्वालिफाई करने में, आईएएस बनने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है और कहते हैं कि इस कलेक्टरों से तो मैं जूते उठवाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने कृत्य के लिए जेल गया है और पार्टी का सुप्रीमो एक बार के अलावा नहीं मिलने गया, या जो भी संभावना रही और उसके लिए तुम नाराज हो गए, तो ठीक है पार्टी से चले जाओ। मैं तो शुरुआत में कहा हूं आपको कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। चाहे जिसमें आजम खान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर है यूपी की राजनीति में। अगर मुस्लिम वोट बैंक देखे, जिस क्षेत्र से आते हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और उनका एक अपना बोलबाला है। और जो आपने प्रमोद कृष्णन का नाम हमने सुना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चली गई, ये है वो है, सभी पार्टी उनको अपने पाले में खींचने की ओर जो लग रही है, वो मिशन आजम जो है वो 2024 के चुनाव के लिए है। लेकिन देखिए हर नेता का अपना एक वर्चस्व होता है, यह सही बात है, लेकिन उसका अपना एक समय भी होता है। और आजम खान के पास जब समय था तो उन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर लिए कि उनके दामन पे दाग बड़े लगे हुए हैं। वो चाहे किसी भी सफेदी की चमकार ले आए, कुछ ले आए, वो छुपने वाले नहीं है। और बीजेपी हर बार समाजवादी पार्टी को घेरी है, आजम खान का नाम लेके, फिर अतीक अहमद, उसके बाद अंसारी का नाम लेके। ये वही आजम खान है। मुजफ्फरपुर दंगा का योगी जी बार बार इस चुनाव में जो जिक्र हुआ, उसमें आजम खान का कितना बड़ा रोल था आप हम सभी जानते हैं। तो अगर आजम खान नाराज हैं तो ठीक है भैया, अखिलेश भैया को उनके द्वार पे ठीक है खाली सजा के आरती करने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश जी अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो किस किस को मनाते चलेंगे। ठीक है। और उसी में आजम खान आते हैं। नगेंद्र सिंह जी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो तो उस समय भी छत्रप उभरते रहे और ऐसे छत्रप उमरे कि खुद कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ गए। और फिर उसके बाद बीजेपी में भी ये हुआ, समाजवादी पार्टी में ये हुआ, बहुजन समाज पार्टी में ये हुआ, छत्रप वहाँ उभरते रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट बैंक के छत्रप के रूप में आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर उभर जाते हैं तो क्या लगता नहीं है आपको कि समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक खिसक रहा है समाजवादी पार्टी से? और आप ये मत कहना कि हमारे साथ हैं, साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे, ये न कहना। मुझे सीधा सा जवाब दे दीजिए, क्या बड़े छत्रप के रूप में अगर आजम खान उभरते हैं तो आपके लिए नुकसान नहीं है? मैं इस बहस में जो तमाम चर्चा हो रही है, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ये कहूंगा कि आजम खान साहब को मुस्लिम लीडर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो एक सेकुलर लीडर हैं, इस मुल्क में एक सेकुलर स्टेट,
इस मुल्क बहुत में खूब, इस बहुत मुल्क को खूब, सेकुलर स्टेट, बहुत खूब। इस सेकुलर स्टेट बनाया गया है। तो आप लोग ये देखिए, अगर कल की उनकी रिहाई की मौजूदगी है बहुत खूब, तो वहां क्या सभी जातियों के, सभी धर्मों बहुत के लोग नहीं थे? तो आपकी जो प्रस्तुतिकरण है, इस पर मुझे आपत्ति हो जाती है। वो एक समाजवादी नेता है, आप जर्नलिस्ट पे ही मान सवाल गए उठा सर, लीजिए। मान गए। हाँ बिल्कुल, मेरा नागेंद्र ये जी मान पर्सन गए आप। नहीं है। जी जी, आज बिल्कुल। अब तो वो एक धार पूरी आ समाजवादी चुकी नेता है है, आपके अंदर। वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता पहले है। आप उनका पहले आप एजेंडा बड़ा देश पहले के आप बड़ा सेकुलर साफगोई से सिस्टम में बोलते है। थे, अब तो धार पूरी आ बिल्कुल, चुकी है। अब बिल्कुल। आप राजनीति का मुलम्मा चढ़ चुका है आपके ऊपर। अब नहीं, आप भी पूरी प्रश्नों को तरह घुमा से देते वो हैं। एक सेकुलर लीडर हाँ, है, वो एक सेकुलर लीडर है। हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, तो हम इस सिस्टम में एतबार नहीं करते हैं। वे जहां से चुने जाते हैं वहां हिंदू और मुसलमान दोनों उनको मिलकर वोट करते हैं। तो मुझे इस पर्सन पर आपत्ति है। वो पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, वो पार्टी के बड़े लीडर हैं और रहेंगे। फिर मेरा यही उत्तर है। देखिए और वो आप एक फिर वही सेकुलर बात कर लीडर रहे है। हैं। मुझे इस पर आपत्ति है कि उनको पर मात्र वो भी तो एक रहना कम्युनिटी चाहें। का या एक धर्म से अरे जुड़े आप तो कह लोगों रहे का रहेंगे, नेता माना जाए। आप तो कह रहे रहेंगे, वो भी तो रहना चाहें। बिल्कुल, वो भी तो रहना चाहें। बिल्कुल रहना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल है। कहाँ रहना चाहेंगे वो तो? वो तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लग रहा है आपको? लग रहा है आपको? उनका जो राजनीतिक कद है उसको छोटा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कौन उस कर पर रहा मुझे है? आपत्ति कौन है। कर रहा है? कौन कर रहा है? डिबेट का पूरा हिस्सा है कि उनको आप मुस्लिम लीडर क्यों, आपको समाजवादी नेता के रूप 36 में कौम के प्रस्तुत नहीं नेता कर रहे? हैं, 36 कौम के वो नेता हैं, समाजवादी नेता ब्राह्मणों के है, नेता हैं, सेकुलर स्टेट। ब्राह्मणों के नहीं, नेता हैं, उनका राजपूतों के नेता नहीं, हैं, यादवों के समाजवादी नेता नेता है, हैं। वो समाजवादी नेता है। कमाल कर रहे हैं और आप। उनका उनके नागेंद्र साथ जो सिंह जी है कमाल वो कर रहे सभी हैं। जातियों के, सभी धर्मों के लोग ठीक है, ये मैं इसका जवाब आपसे ले लेता हूँ। सर्वेश्वर पाठक जी, जो नागेंद्र सिंह जी ने कहा, ये कितना प्रासंगिक है वर्तमान में? जरा एक बार थोड़ा सा शब्दों को एकदम। देखिए त्रिशूल जी, आपको भी ये सुन के अचरज होगा और हंसी आ रही होगी कि नागेंद्र सिंह जी आप जैसे तरीके पत्रकार से ही सवालिया निशान उठा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सेकुलर है, जबकि इनकी पार्टी का जो प्रकृति है वो मुस्लिम तुष्टीकरण से ही आगे बढ़ी है पार्टी। इनके पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों पे गोली चलाते हैं और बड़े प्रसन्नता होके कहते हैं कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलता, मुस्लिम हमसे नाराज हो जाते। याद है कि नहीं त्रिशूल जी ये बात? तो इनका ये कहना कि सेकुलर, अरे सेकुलर एक छलावा है भारतीय लोगों के लिए। ये छलावा का पद्म कहाँ से आया भारतीय राजनीति में सेकुलर शब्द? छद्म देश धारण करके केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है। और जो समाजवादी पार्टी है वो MY समीकरण में सदा ही विश्वास रखी है। और आप जैसे तरीके नेता, तरीके पत्रकार पे अगर ये सवालिया निशान उठाएंगे तो आप इनकी मंशा, इनकी राजनीति जो हमारे संग तो ये है कि कांग्रेस से सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि आप उनके लिए पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछे तो कहते हैं उनके लिए पूछ रहे हैं। मुझ पे आरोप लगा देते हैं कि मैं किसी पार्टी का आप तो करते हैं, आप तो सर्वेश्वर जी करते हैं, कभी ना आप तो। हाँ, अगर आप इनसे दो टूक सच्ची बात बोलिए कि ये डिफर करते हैं और इनकी जो ठीक है सर्वेश्वर जी मैं आ रहा हूँ, सर्वेश्वर जी मैं आ रहा हूँ। राहुल आनंद जी, सुना आपने समाजवादी पार्टी की साफगोई को, किस तरह से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह धो पहुंच कर अलग कर लिया है? देखिए नागेंद्र भाई साहब ने जितनी भी बातें कही, मैं आपको बस दो शब्द इसमें दो वाक्यों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात ये कि जो आजम खान को लेकर जो बात की जा रही है, आजम खान पे आज हम इतना चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये टूट कर उस खेमे में ना चले जाए और मजबूती से अखिलेश जी की अस्तित्व खतरे में ना आ जाए, इसके ऊपर ही इस डर से आज ये चर्चा हो रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो सेकुलर शब्द है और ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, सबसे पहली बात तो त्रिशूल साहब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी और जब स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू जी बने थे तो उस समय ही संविधान की प्रस्तावना में अल्पसंख्यक शब्द को पूरा नहीं किया गया और बाद में बताया गया कि हम भारत और भारत के संविधान और इसमें दो तरह के लोग हैं, भारत और भारत के नागरिक, यही कहकर समझाया गया। जब इमरजेंसी लगी तो उस समय एक सबसे खतरनाक शब्द निकल कर आया 1976 के दौर में, वो आया सेकुलर। और सेकुलर के चलते आज लगभग हमारे देश के अंदर जो सेकुलर शब्द है ना, हमारे देश के अंदर बिल्कुल शिव जी, जो हमारे सनातन धर्म में जो शिव जी हैं, शिव जी ने भस्मासुर को प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो जल जाएगा। ये सेकुलर शब्द लगभग वही है। और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की बात करती हैं, जो सेकुलर शब्द का मोहरा बनाकर चलती हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं भस्मासुर का ही काम करता है। और आने वाले समय में आप देखते रहिएगा ये सब जलेंगे और ऐसा दिन भी आएगा कि फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ेगी, इन शब्दों को हटाना पड़ेगा इतिहास के पन्नों से। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कभी भी पत्रकारिता के जब बैठते हैं और जब एक अच्छे वातावरण में खास करके जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय आपका चैनल, मैं आप ही के चैनल की अगर मैं बात करूं तो आपका चैनल तो सबसे ज्यादा मुखर होकर मुझसे सवाल करता है। और यही नहीं, जब चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या कोई अन्य ऐसी बातें हो जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाता हो, उस समय आपके चैनल के लोग काफी मुखर रहते हैं। मैं स्वीकार भी करता हूँ और उसका मैं प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जो काम करेगा उस पर प्रश्न उठना चाहिए और जवाब के लिए आपको तैयार रहना होगा सरकार के पक्ष के लोगों को। तो सेकुलर यही है। और ये जो सेकुलरिज्म दिखाने की जो कोशिश की जाती है, चाहे वो बीएसपी की तरफ से की जाए या सपा की तरफ से की जाए या अन्य पार्टी की तरफ से की जाए, एक सर्वेश्वर जी ने एक बात बताना भूल गए, जिसमें उन्होंने खुद सुप्रीमो ने कहा था, सपा के सुप्रीमो ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, इसका मतलब क्या मैं उनको फांसी पर लगा दूं। तो इस प्रकार का विचार रहेगा। और खास करके जो अगर चुनाव की टाइम की बात कर ले तो सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दी जाती है। क्यों दी गई थी? इसलिए दी जाती है क्योंकि जो सेकुलर जो है, सेकुलर पंथी जो दिखाना चाहते हैं, जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि भारत में रहकर, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहूंगा कि मिस्र के धर्म जागरण की एक बैठक हो रही थी, उसमें लोगों ने कहा, उसमें मुस्लिम धर्म गुरु ने कहा था कि आपको मुस्लिम देश, जिस देश में भी रहे उसमें उनको उस देश के शासन का पालन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर किसी के ऊपर जब आरोप तय हो जाते हैं तो वो भारतीय संविधान के तहत वो सलाखों के पीछे जाता है। लेकिन यूसीसी की जब आप चर्चा कर देंगे तो उस समय जहाँ 4 बीबियां रखने की परंपरा है वहाँ 1 बीबी आ जाए तो इनको लगता है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, सेकुलरवाद खतरे में आ रहा है। ये सब हटाना बहुत आवश्यक है और जरूरी है। ठीक है सर्वेश्वर, हाँ बोलिए, नगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या कर रहे थे, तो ठीक है, इनको ये समझना मैं आपका जवाब लूंगा, मैं आपका जवाब लूंगा नगेंद्र सिंह जी, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नगेंद्र सिंह जी, सेकुलर शब्द की व्याख्या आप बता रहे थे। जो हमारे छोटे भाई राहुल आनंद जी जो सेकुलर शब्द को लेकर जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जो हुआ आपातकाल के समय, उसकी व्याख्या कर रही थी, तो इनको ये समझना चाहिए, जब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द इंक्लूड किया गया, जब संविधान लागू हुआ आजादी के बाद, जब से ही सेकुलर स्टेट भारत को बनाया गया था, मौलिक अधिकारों में उसकी व्यवस्था कर दी गई। तो एक तो मैं ये जो अपडेट है ये करना चाहूंगा कि त्रुटि को शुद्धि कर ले। साथ ही पाठक जी विवाद कह रहे थे तुष्टीकरण को लेकर और सेकुलरिज्म को लेकर, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता को लेकर, इनका भी अपना विचार हो सकता है, दोनों सज्जन पुरुषों का अपना एतबार हो सकता है, इनका सेकुलर स्टेट में विश्वास ना हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से भी और मेरी पार्टी का भी सेकुलर स्टेट में बिलीव है। जब मुल्क आजाद हुआ, संविधान के माध्यम से तमाम तरह की व्यवस्थाएं, देखिए नगेंद्र जी,
नगेंद्र जी, आप इतने आदर्श की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं आपसे, क्या राजनीतिक दलों ने इस मर्यादा का पालन किया? बिल्कुल किया और करना नहीं, चाहिए। झूठ है, यही तो बिल्कुल प्रश्न है ये बिल्कुल जो झूठ है, वैचारिक। ये बिल्कुल असत्य बात। तिरसोल जी हम्म। वक्त के साथ एक परिष्कृत, एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की आवश्यकता होती है। आदि काल से लेकर अब तक अरे दिन सर, प्रतिदिन देखिए, मेरी बात उत्तरोत्तर सुनिए सर, समाज ने सुनिए विकास किया है। नगेंद्र जी, सुनिए आप, जी। नगेंद्र जी, अब जी, सुन जी। लीजिए 2 मिनट। जी जब चुनावों में टिकट बांटे जाते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर लूं, पूरी तरह जातिगत समीकरण देखा जाता है, चर्चाएं होती हैं, टीवी से लेकर अखबारों तक, नेताओं तक चर्चाएं होती हैं, कहाँ पर कितने वोट किस जाति के हैं, उसको वहाँ पर कौन कैंडिडेट होना चाहिए, क्या ये धर्म निरपेक्ष शब्द की व्याख्या सही है? फिर क्या पालन करता है ये? आपको बहिष्कार कर देना चाहिए, आपको बहिष्कार करना चाहिए ऐसी प्रणाली का कि जहां पर अगर इस तरह की बात हो रही है तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि ये मूलभूत अधिकारों का हनन है। कहा आपने कभी नहीं कहा। आपने उसी तरह से टिकट बांटे कि कहां पे कौन जीत सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? त्रिशूल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, और मैं उतनी जितना संजीदगी का प्रश्न है उत्तर भी उतनी संजीदगी से दूंगा। तमाम जब चुनाव के सुधारों की बात होती है तो जो आपने प्रश्न उठाए हैं, इन्हीं प्रश्नों को लेकर सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जो दल है उनके भी चर्चा होती है और इस चीज की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो जो एक चर्चा में है, ठीक है, दिन प्रतिदिन सुधार की आवश्यकता है। ये सुधार भी एक प्रक्रम होता है। ये चुनाव सुधारों का विषय है, ये किसी एक दल विशेष का विषय नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपकी बात से। तो इन सुधारों की आवश्यकता है और इनके लिए सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को सोचना चाहिए और चुनाव सुधार हुए भी है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा, लेकिन कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा नगेंद्र जी, कोई नहीं सोच रहा, बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा। ये सब कहने भर की बातें हैं। मैं आऊँगा आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, ये इतनी आदर्श की बातें हो रही हैं, किसने अमल किया इसका? कौन अमल में लाया इसको? और क्या समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए? नगेंद्र सिंह जी अच्छे आदमी हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, आदर्श की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी ने कितना आदर्श निभाया चुनाव में? क्या जाति देख के वोट नहीं दिया? क्या जाति देख के टिकट नहीं दिया? फिर देखिए त्रिशूल जी, आपने सही आईना दिखाया कि समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों पे चलती है, लेकिन ये कितने बड़े समाजवादी हैं हम देख सकते हैं। एक शिक्षक की, मुलायम सिंह यादव जी की एक शिक्षक थे, आज उनकी संपत्ति और अखिलेश यादव जी की संपत्ति का देख ले तो कितने करोड़ों की संपत्ति है। आखिर ये कहां से आ गए? ये क्या ये समाजवादी और लोहिया का सिद्धांत के मानने वाले हैं? रही बात जो धर्मनिरपेक्ष और ये कह रहे हैं, तो ये जो सेकुलर शब्द है ये धोखे से जोड़ा गया। और दूसरी बात त्रिशूल जी, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है वो ये जातिवाद, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, हिंदुओं को बड़ी जाति छोटी जाति में डिवाइड करके और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे इस सत्ता पे काबिज होती है प्रदेश की राजनीति पे। अगर यूपी की ही राजनीति देखी जाए, देखिए सर्वेश्वर जी, ये दंभ किसने करवाया आजम खान को कि आप बड़े मुस्लिम नेता हैं? किसने दंभ करवाया? भाजपा ने, कांग्रेस ने, बसपा ने? किसने दंभ करवाया? ये उन्हें यह एहसास किसने दिलाया कि आप मुस्लिमों के बड़े नेता हैं? किसने दिलवाया? समाजवादी पार्टी ने। अगर ये एहसास नहीं दिलवाया होता तो क्यों होता ऐसा खेल? बताइए। उनका कद किसने बढ़ाया? पार्टी ने बढ़ाया। और तुष्टीकरण, वही मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये कहे सेकुलर। अरे सेकुलर तब होते तो जब आप जाति धर्म, देखिए अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन जयंत चौधरी के साथ हुआ, वहां पे जाटों बहुबल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जाटों की सीट पे इन्होंने कितने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जो गठबंधन में हुआ? 35 मुस्लिम कैंडिडेट इनसे जीते हैं। क्या ये यादवों के लिए टिकट नहीं बांटते या यादवों को वर्चस्व नहीं देते? रही बात ये दिखावे के लिए कह रहा है कि नहीं हम प्रिंसिपल को मानते। अरे कहाँ है आपका समाजवाद? कहाँ है आपका सेकुलरिज्म? क्या सेकुलरिज्म केवल मुसलमानों के लिए होता है? अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर अधिकारियों की, मैं हमला नहीं करना चाह रहा था नगेंद्र सिंह जी आपके ऊपर, आपने कहा इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है।
आपने कहा इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर थानेदारों की पोस्टिंग तक जाति देख के की गई उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार आपको आत्मावलोकन की गहन जरूरत है। जब मुलायम सिंह यादव आते थे तो ये भी याद रहना चाहिए। मैं नगेंद्र पाठक जी। जी की बात का उत्तर दूंगा। पाठक जी, आप ये भी ध्यान रखिए, आपने मुस्लिमों को कितने टिकट दिए? समाजवादी पार्टी ने तो आंकड़ा वो तो दे कह दिया। रहे हैं ना खुल के और नहीं आपने दिए भाई, टिकट वो दिए तो क्या? कह रहे हैं खुल के नहीं दिए उन्होंने, वो तो खुल के कहते हैं। हिंदुओं को क्यों डिवाइड करो? हिंदू एक है, हिंदू मन सहोदरा। जब तक आप इस जातिगत बात और ये से सवाल निकलोगे नहीं, सुनिए पाठक जी, तो जो राजनीति की पाठक जी दुर्दशा सुनिए। ऐसी अरे भाई पाठक जी सुनिए, ये सवाल पाठक जी से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो राहुल आनंद से पूछिए। पाठक जी, मैं पाठक जी ये मेरी सवाल बात को राहुल सुनिए। आनंद जी से पूछिए। नागेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, दलित नाराज है, ये किसने उठाया? आज क्या है, ब्राह्मण इतने नाराज हुए, सत्ता में तो बीजेपी आ गई। ये लोग आप लोगों का प्रोपेगेंडा था चुनाव से पहले। चलिए ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, आजम खान टूट गए समाजवादी पार्टी से तो क्या होगा? फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बड़ा एकदम स्पष्ट जवाब दे दीजिए। नहीं, पार्टी से नहीं टूटेंगे। अरे साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ टूट गए तो क्या होगा? मुझे 30 सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन जवाब मिलना चाहिए। मैं दे रहा हूँ आपको 30 सेकंड, लेकिन जवाब मिलना चाहिए। टूट गए तो क्या होगा? नहीं टूटेंगे। अरे कमाल करते हैं आप। मैं कह रहा हूँ टूट गए तो क्या होगा? त्रिशूल जी, ये आपका प्रश्न है, हम्म। मेरे आपके प्रश्न का मेरा उत्तर है, वो टूटेंगे नहीं। और मुझे 30 सेकंड पाठक जी की बात का उत्तर देने, अपने मन को संतोष दिलाने के लिए बोलते रहिए कि टूटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आप कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है भीतर क्या होने वाला है। राहुल आनंद जी, नगेंद्र सिंह जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल आजम खान समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए उस धोखे को बार बार बता रहे हैं जो मुसलमानों के साथ हुआ है, और जो उनके वोट को लेकर हुआ है कि मुसलमानों का वोट तो समाजवादी पार्टी लेती रही, लेकिन आजम खान को सहारा देने के मामले में समाजवादी पार्टी पीछे हट गई। अब ऐसे में शिवपाल उसको हवा दे रहे हैं। देखना होगा कि आखिर आगे आजम खान किस जाजम पर बैठेंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।